अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि मियाँ साहब, बड़े कायदे इनकलाब बड्डे वाले, उनकी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिशें जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। तो वो बेचारे अब किस तरह मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जनाब उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर दी जाएँ। तो बड़ी दिलचस्प तकरीर आज नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ साहिबा की मुजफ्फराबाद में, उससे मुतालिक आगाह करेंगे। कुछ बात करेंगे इंडियन मीडिया की जो दुर्गत बन रही है वहाँ पर कॉकरोच पार्टी के हाथों, और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किस तरह से अपने मुतालबात मनवाए और एक और पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिर गया। इसके साथ इमरान खान साहब की बहनों की गुफ्तगू, उनकी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन गुफ्तगू उनकी इम्पॉर्टेंट थी, और उसके साथ ही साथ जनाब मुराद सईद साहब भी मैदान में आ चुके हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी पेट्रोल के मामले पर क्या हुआ, क्योंकि कल हमने ये खबरें देखी कि पेट्रोलियम डीलर्स की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है हुकूमती ओहदेदारान के साथ, और उसके बाद फिर खबर ये आई कि जनाब कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, और फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद होंगे, किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद जनाब एक सरासिंगी फैल गई, और जाहिर है पेट्रोल पंप का बंद होना एक बहुत बड़ी खबर है। इसका तो मतलब ये कि पूरा मुल्क ही बंद हो जाएगा, ये निज़ाम ही चलना मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर फिर बड़ी तेज़ी से हमने देखा कि भागदौड़ शुरू हो गई, लेकिन अल्टीमेटली जनाब फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया गया, जिसके मुताबिक जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो 5 रुपये 76 पैसे यानी तकरीबन 6 रुपये बढ़ा दिए गए फ़ी लीटर, जबकि डीजल के प्राइस में भी इजाफा कर दिया गया और 7 रुपये से कुछ ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। याद रहे कि एक दिन पहले ही पेट्रोल के प्राइस को 35 पैसे फ़ी लीटर कम किया गया था, जबकि डीजल के प्राइस 5 रुपये बढ़ाए गए थे। तो अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो 2 दिनों के अंदर सूरत हाल ये है कि डीजल की प्राइस जो है वो 12 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, इजाफे है उसमें, जबकि पेट्रोल की प्राइस भी 6 रुपये से ज़ायद तकरीबन इजाफे पे जा चुकी है। तो अब मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वो जुमला याद कीजिए कि मैं तो सह लूँगा लेकिन आप नहीं सह पाएंगे, ठीक है ना। तो वो अब आपके साथ हो रही है कि पेट्रोलियम एसोसिएशंस जो हैं, पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं, पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, वो अब इस तरह से आपके साथ खेल खेलेंगी कि जनाब अगर उनकी मन मर्जी की जो रेट है, कीमतें हैं वो तय नहीं हुई तो उसके बाद धमकी मिलेगी कि जनाब हम सब कुछ बंद करने लगे हैं, और फिर उसके बाद हुकूमत उनके आगे लेट जाएगी। वैसे तो हुकूमत पहले ही उनके आगे लेटी हुई थी, लेकिन अब तो उनको चूंकि उसमें बराह रास्त स्टेक होल्डर ही बना दिया गया है, और अब ये तय कर दिया गया कि जी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तय होंगे प्राइस। तो अब ये आपके साथ लुक्कन मिट्टी सांप सीढ़ी का जो खेल है वो चलेगा। एकदम आप ऊपर चले जाएंगे और फिर इतना बड़ा डंग मार के आपको नीचे ले जाया जाएगा। तो ये अब आपके साथ होगा। तो बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आपको ये पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी मिलेगा, तो आपने तो चुप करके डलवा ही लेना है। और फिर हुकूमत के जो हामी सहाफ़ी हैं वो सयाहत की लंबी लंबी लाइनें, गाड़ियों की कतारें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताएंगे कि देखें मुल्क के हालात तो बहुत अच्छे हैं, लोग तो बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो सयाहत के लिए जा रहे हैं, देखें कितनी लंबी कतारें मरी रोड पर लगी हुई हैं। तो आप जब ये नज़ारे देखेंगे तो वो लोग जो महरूम तबका है, जो कि 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज है, बाय द वे रोटी से याद आया कि रोटी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। लाहौर और पंजाब के अंदर इस वक्त 25 रुपये की रोटी और 30 रुपये का नान जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो सबदी माँ जो दावे करती फिर रही थी कि जनाब मैं 14 रुपये की रोटी किसी को इससे ज़्यादा नहीं फ़रोख्त करने दूंगी, और उस वक्त तंदूरों के चक्कर भी लग रहे थे बाप बेटी के, आज वो रोटी 25 रुपये की हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर, और अब वो तंदूर पे जाने की हिम्मत नहीं कर रही, ठीक है। तो रोटी तो उन्होंने छीन ही ली है। अब पेट्रोल इस कदर महंगा जब होगा तो अल्टीमेटली मज़ीद आपको नज़र आएगा कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, और ये लुक्कन मिट्टी जारी रहेगी अवाम के साथ, लेकिन अवाम ख्वाब खरगोश के मज़े लेगी, क्योंकि जिन्होंने बाहर निकलना होता है वो फिर उस तरह बाहर निकलते हैं जैसे इस वक्त इंडियन अवाम बाहर निकले हुए हैं। स्टूडेंट्स हैं यंग, पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, मार खा रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। खैर उनकी जो पुलिस फोर्सेस हैं और दीगर फोर्सेस हैं उनमें भी थोड़ी शर्मो हया है, वो भी कोई सीधे गोलियां नहीं चला रहे। तो ये एक फ़र्क तो है, ठीक है वो। और वैसे अदरवाइज़ वो कोई ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़े लोगों का ख्याल रख रहे हैं, बड़े प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डंडे तो खूब मार रहे हैं और खूब जलील भी हो रहे हैं लोगों के हाथों, क्योंकि
जब फोर्सेस वहाँ पे तशद्दुद करके जा रहे थे तो जो इर्द गिर्द लोग खड़े थे, जो स्टूडेंट्स खड़े थे, वो उनको शर्म दिला रहे थे और कह रहे थे कि वेरी गुड, तालियां, घर जाके बताना कि आज हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं, बताना जाके अपने बच्चों को कि स्टूडेंट्स को डंडे मार के आए हैं, शाबाश, बड़े बहादुर हो तुम लोग। तो उनको शदीद किस्म का जलील किया उन्होंने मुंह के ऊपर खड़े होकर। और ये जलालत सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं थी, ये जो जलालत थी ये मीडिया वालों के लिए भी थी, उन मीडिया वालों के लिए जो सरकार का माउथ पीस बना हुआ है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। तो जनाब गोदी मीडिया के जो नुमाइंदे हैं जब वहाँ पर कवरेज के लिए आए तो वहाँ पर जो मौजूद जनता थी और जो जनरेशन जी थी, उन्होंने उनको कैसे नारे लगाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा जी गोदी मीडिया हाय हाय, इस कदर शोर मचाया कि वो वहाँ पे कवरेज नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद वो वहाँ से 9-2-11 हो गए और उसके पीछे पीछे जो थे वो लोग भाग रहे थे और उनको ये शर्म दिला रहे थे कि तुम लोग तो मोदी जी के जो है वो माउथ पीस बन गए, तुमने आवाम की आवाज़ उठाई कहाँ है, तुम तो वहाँ पर जाकर मुस्बत रिपोर्टिंग करते हो, सब अच्छा की खबर देते हो, और तुम लोगों ने तो आवाम की खातिर कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। और मैं ये सोच रही थी कि ये मनाजिर शायद पाकिस्तान में इतने दूर ना हो, क्योंकि जो हाल यहाँ पर मीडिया का हो चुका है वो कोई उससे मुख्तलिफ नहीं है जो इस वक्त इंडिया में है। यहाँ पर भी जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, जो हमारे जो टाउट सहाफ़ी हैं, उनका भी कुछ हाल ऐसा ही है कि जो कोई एहतजाज के लिए निकले, जो कोई हक़ की बात करे, उसको ये गद्दार ठहराते हैं, उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद को ये ना सिर्फ ये कि डिफेंड करते हैं बल्कि उसके ऊपर खुश होकर तालियां भी बजाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम किया है फोर्सेस ने। इसी तरीके से यहाँ पर हर जो हुकूमत का गंद है ये उसको संभालते हैं, समेटते हैं, उनके गोबर को हलवा बताते हैं। तो ये काम जो हमारा टाउट मीडिया यहाँ पर कर रहा है, उसी किस्म का काम जो है वो गोदी मीडिया कर रहा था। और वहाँ पर तो गोदी मीडिया ने देख लिया कि अवाम के अंदर उनकी क्या हैसियत और वक़्त है। अब यहाँ पर वैसे ये मनाजिर पता नहीं देखेंगे या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि यहाँ के लोगों को भी ये फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर ये रजीम इधर उधर हुआ तो आप ये सोच लीजिए कि आप किधर खड़े होंगे, क्योंकि आप जब अवाम में जाएंगे तो फिर एक आध जूता तो आपको भी पड़ ही सकता है। तो ये वाली जो सूरत हाल है ये वहाँ पर नज़र आई और अब ये सबक है अगर कोई हासिल करे। और मैं हैरान ये थी कि यहाँ के जो मीडिया के माउथ पर्सनस हैं, जो माउथ पीस बने हुए हैं जो हुकूमत के, वो मीडिया की ये सारी जो दुर्गत थी उसके ऊपर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ की जनरेशन जी के जज्बात हैं उसको पोस्ट कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि जनाब देखें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदारों का हाल देखें, उनकी जमहूरियत में क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर आके एहतजाज में शामिल हुए तो उनको भी घसीट घसाट के पुलिस ले गई। तो मैं ये सोच रही थी कि ये उधर उनको एहसास दिला रहे हैं और अपनी तरफ से शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही काम जब अपने मुल्क में होता है तो उस वक्त ये इसी नाजायज़ हुकूमत के पैर में बैठे उनकी वाह कर रहे होते हैं और उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी ये हमारे वाले भी गोदी मीडिया का कुछ ऐसा ही हाल है। बहरहाल इससे आगे बढ़ें तो बात यह है कि जनाब जो अपने बड़े कायद हैं मियाँ साहब, उनकी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी नहीं हुई, वो हसरत नातमाम लेकर बैठे हुए हैं। बेचारे आए थे लंदन से कि वज़ीर आज़म बन जाएंगे चौथी मरतबा, फिर आके उन्होंने कबूतर भी उड़ाए, लेकिन फिर दोनों नशिस्तें जब हार गए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो कि पहले ही ये शायद चाहती थी कि उन्हें नहीं बनाया जाए, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ही अपना साथी चुन लिया और मियाँ साहब जो हैं वो बेचारे बेटी को वज़ीर आला बनाकर ख़ुद घर में रिटायर्ड ऑफिसर की तरह बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ है कि जनाब अब जब नवाज शरीफ साहब गए हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के लिए, वहाँ पे मुजफ्फराबाद में बाप बेटी ने जलसा किया। उस जलसे के बारे में भी खैर ये कुछ खबरें मिली थी कि जनाब वहाँ पे तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था जलसे में, तो पता नहीं शायद मरी वगैरह से लोगों को बसें भर के लेके गए हैं। बहरहाल फिर भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी जलसे में। अगर आप देखें पीछे से तो जो आखिरी फुटेजेस हैं उसकी पिंडाल के आखिर के हिस्से की, तो पता चलता है कि बहुत कम तादाद में लोग थे। लेकिन वहाँ पर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब मेरी तो दिल में ये ख्वाहिश आ रही है कि अगर PMLN यहाँ पर इलेक्शन जीत जाती है तो मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब मुझे वज़ीर आज़म बनाने का सोचें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 दफ़ा का साबिक वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा का वज़ीर आला भी और पंजाब का मिनिस्टर भी रह चुका है, और वो शख्स अभी भी दिल में ये हसरत नातमाम लेकर बैठा है कि जनाब अभी मैं ओहदे के बगैर क्यों। और ये उस वक्त है जब बेटी
वज़ीर आला है और भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन अभी भी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब वो कहते हैं भाई मुझे आप चाहे रायविंड का वज़ीर आज़म बना दें, चाहे मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, चाहे मुझे किसी गली का वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन बस मुझे वज़ीर आज़म बना दें। तो बड़ी उनके ऊपर तरस भी आया और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन सोचने से पहले ज़रूरत तो ये है ना कि जनाब वज़ीर आज़म तो वही बनेगा जो कोई इलेक्शन लड़ा होगा। तो आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, इस आज़ाद कश्मीर में किसी सीट पर इलेक्शन तो लड़ें, तो फिर तो हो सकता है कि आपको कोई वज़ीर आज़म बना दे। अब ये कैसे मुमकिन है कि आपको यहाँ से उठ के कौमी असम्बली के आप मेंबर हैं और वहाँ पे वज़ीर आज़म बना दिया जाए? तो ये बड़ी आपकी नातमाम सी एक ख्वाहिश है। बहरहाल जी कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए कायदे इनकलाब के साथ कि आप उनको जनाब वज़ीर आज़म तक नहीं बना रहे, वो भी आज़ाद कश्मीर का। वो क्या सोचते होंगे, दिल में क्या उनके गुजरती होगी जब देखते होंगे कि बेटी जो है वो महज 30-35 सीटों पे वज़ीर आला बनी हुई है, जो भाई है वो सिर्फ 17-18 सीटों पे वज़ीर आज़म बना हुआ है। तो वो सोचते होंगे कि मुझ में क्या कमी थी, आखिर मैं इतना बुरा हूँ क्या कि मुझे कोई जो है ओहदा नहीं मिला, सदर जरदारी भी बन के बैठ गए हैं, सबको कुछ ना कुछ मिल गया और मैं इतना ही बुरा था क्या? तो जाहिर है कि इंसान को तकलीफ़ तो होती है। तो बहरहाल जी सोचना चाहिए। और मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर जाके पंजाब के कसीदे गा रही थी कि जनाब पंजाब में तो एयर कंडीशन बसें चलती हैं और लोग इतने पुरसकून तरीके से उसमें बैठ के सोते हैं कि उन्हें जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया। तो जनाब बात तो ठीक है, जाहिर है जब घरों में लोड शेडिंग होती है, पंखा तक नहीं चल सकता, बिजली के बिल के खौफ से अगर बिजली आ भी रही हो तो लोग 200 यूनिट से ऊपर नहीं जा रहे होते कि उसके बाद बिल कैसे भरेंगे। तो फिर वो बेचारे यही करेंगे ना कि कहीं उन्हें अगर दस्तयाब होगा कोई थोड़ा बहुत एसी तो वो बेचारे वहीं सो जाएंगे। वैसे ये एक बुनियादी नौयत की चीज़ है और उसके ऊपर मोहतरमा उसको ऐसे बता रही कि जैसे बड़ी कोई अचीवमेंट है और फिर कहने लगी कि जी इधर पंजाब ख़त्म होता है, उधर तरक्की ख़त्म हो जाती है, सड़क ख़त्म हो जाती है, फलां ख़त्म हो जाती है, सफाई ख़त्म हो जाती है, ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो भाई अगर आप PMLN को वोट देंगे तो आपको ये तमाम सहूलियात मिलेंगी। तो मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर पिछले कितने सालों से कश्मीर में हुकूमत थी किसकी। तो इंटरेस्टिंगली देखें आप तो सिर्फ 2 साल वहाँ पर PTI की हुकूमत रही है, अदरवाइज़ वहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी की, PMLN की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें रही हैं और ज़्यादातर उसमें जो है वो PMLN का टेन्योर रहा है। तो भाई जब आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, 2 साल बीच में से सिर्फ निकाल दें ना जो इमरान खान के दौर के थे, बाकी तो सारे आप लोगों के ही दौर थे। तो भाई फिर उस वक्त आप क्यों नहीं ये तरक्की कर सके? नवाज शरीफ साहब कह रहे थे 30 साल पहले वो सड़क बनी थी, वो आज भी दोबारा नहीं बन सकी, ये वो तो कोई मोटरवे नहीं बन सकी। तो भाई 30 सालों में 30 साल से वहाँ पे कोई PTI की हुकूमत तो नहीं थी ना, आप लोगों की ही हुकूमतें बनती रही हैं, तो बना लेते आप लोग सड़कें, तब क्यों ना आपने सड़कें बनाई। तो ये तमाशा जो है वहाँ पर जारी था और अब सबको पता है कि वहाँ पे सिचुएशन है क्या। और वहाँ जाके फिर वही जो इनके नारे होते हैं बरादरीज़म के और तासुब के और वो सारी बातें कि जनाब हम तो कश्मीरी हैं, हमारा खून भी कश्मीरी, हम बेटा कश्मीर का, मैं बेटी कश्मीर की, तो वो सारी बातें उन्हें याद आ रही थी। लेकिन कश्मीर में जो पिछले कई दिनों से जुल्म और सितम हो रहा है उसके ऊपर दोनों ने लब सिए हुए थे। जो वहाँ शहादतें हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, जो एक्शन कमेटी की हड़ताल पे मुतालबा है उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, जो वहाँ पर इंटरनेट बंद है उसके ऊपर बात नहीं की, वहाँ पर जो सहूलियात मुहैया नहीं हो रही, रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरसीलात बंद हैं, उसके ऊपर बात नहीं की। भाई ये सारा कुछ तो वफाक से आता रहा है, तो आप किस तरह वहाँ जाके आप लोगों की हमदर्दी बटोरेंगे? और आप जब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, तो मरकज़ में हुकूमतें किसकी रही थी? आप लोग देते उन्हें फ़ंड्स, क्यों नहीं फ़ंड्स दिए कि भाई वहाँ पे सहूलियात दें? तो अब ये वहाँ पर जाकर झूठे वादे करना और लोगों को बताना। और मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं अगर आप यहाँ पर हुकूमत बनवाएंगे तो आपको पंजाब की यहाँ पे किस्मत, पंजाब की तरह आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मैं तो कह रही थी कि अल्लाह ताला कश्मीर वालों के ऊपर रहम फरमाए। मतलब अगर CCD से बच्चे मरवाना लोगों के ये किस्मत बदलना है तो ऐसी किस्मत तो ना हो कश्मीरियों की। अगर पैरा फोर्स के ज़रिए आपने लोगों के कारोबार तबाह करने हैं, उनसे भत्ते दिलवाने हैं, तो भाई ऐसी किस्मत तो ना हो कश्मीरियों की। अगर आपने बड़ी बड़ी तस्वीरें एक ही शक्ल की पूरे गली मोहल्लों में लगवानी है तो भाई ऐसी किस्मत तो ना ही हो कश्मीरियों की। अगर आपने सेहत का, स्कूलों का वो हाल करना है जो आपने पंजाब में किया है, तो भाई ऐसी किस्मत चाहिए क्या आपको कश्मीरियों? ये तो मेरा ख्याल है कि आप कोई बद्दुआ ही दे रहे हैं कश्मीरियों को, क्योंकि जो यहाँ घुटन का माहौल है, जो यहाँ आपने ख़वातीन के साथ किया है, जो सियासी कैदियों के साथ किया है, और जो आपका यहाँ पे हमने हाल देखा है ब्यूरोक्रेसी के हवाले आपने
पूरा सूबा करके जिस तरह उसको पुलिस स्टेट में बदल दिया है। तो ये आप चाहते हैं कि कश्मीर बन जाए, तो भाई कश्मीरियों, अल्लाह आप लोगों का हाफिज़ हो और अल्लाह ही आपका निगहबान हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल जी, बाप बेटी की ये कैंपेन जारी है। उधर ये भी बड़ी मज़े की बात है कि पीपल्स पार्टी वाले वहाँ जाके नून लीग पर और नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पे पहले की तरह तनकीद कर रहे हैं और फिर ये समझते हैं कि लोग इनकी बातों पर अंधाधुंध यकीन भी कर लेंगे और इनकी सारी जो नूरा कुश्ती है उसको समझ नहीं पाएंगे। सबको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। मुराद सईद साहब ने जी ट्वीट किया है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर मुराद सईद साहब कहते हैं कि जनाब ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं और ऑपरेशन भी चल रहे हैं सूबे के अंदर। इसके ऊपर एक वाज़े हिकमत अमली होनी चाहिए और एक दिन के एहतजाज की बजाय एक पुरअसर और लंबी तहरीक चलाई जाए जो कि फ़ैसला कुन हो। तो मुराद सईद साहब ने भी इस हवाले से अपना वर्जन जो है वो सोशल मीडिया पर दे दिया है। उधर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी जब अडयाला के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तो अगरचे इमरान खान साहब से मुलाकात वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन बहुत से अहम मामलात के ऊपर उन्होंने बात ज़रूर की। उन्होंने कहा कि जब वो बाहर निकली हैं, लोगों से इंटरेक्ट किया, तो उनको एहसास हुआ है कि लोग तो बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, बहुत जज्बा है लोगों में, कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने उनको लीड करना है। हर जगह तो मैं नहीं जा सकती, तो तमाम जो MNA MPs हैं उनसे रब्ता किया जाए और आप लोग आगे बढ़ें, लोग आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जी हमें पता है कि हमें ये केस में फ़ैसला सुनाकर सज़ा सुनाकर बंद कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से हम घर बैठ जाएं कि जी हमें पकड़ ना लें। जब पकड़ना होगा पकड़ लें, हम तो कह रहे हैं पकड़ लें, लेकिन हम अपना काम ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने जो ये तमाम उमूर हैं सियासी हवाले से, उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू मौलाना वगैरह की गुफ्तगू नहीं की मौजू पे, लेकिन नौरीन न्याजी साहिबा ने थोड़ी बात ज़रूर की। जब उनसे पूछा गया उनकी क्लिप के हवाले से जिसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखें मैंने तो नहीं हसन न्याजी की शादी पे मोदी को बुलाया, मेरे तो इंडिया से राब्ते नहीं हैं। मैंने तो जो गुफ्तगू किया ये एक आम गुफ्तगू है जो कोई भी आम बंदा अपने तौर पर जहन में सोच सकता है, लेकिन उसके बुनियाद के ऊपर क्लिप को लीक करवा कर जिस तरह से एक पूरा इशू क्रिएट किया गया है, इसके पीछे तो इनकी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि जनाब फिर भी जो भी इन्होंने अब केस बनाया है उसको मैं फेस तो करूँगी, लेकिन हैरत की बात है कि ये लोग जो हैं वो लोगों को बजाय इसके कि अपनी पोजीशन क्लियर करें, उल्टा लोगों को जो है ये इस तरीके से हरासा करने के लिए केसेस बनाते हैं। तो उनकी ये उसके ऊपर गुफ्तगू थी। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने भी नौरीन खानम साहिबा की जो गुफ्तगू है उससे ज़रा डिस्टेंस इख्तियार किया और कहा कि वो उनकी ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, और मार्का हक में तो हम सब ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ ही खड़े थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब उसी तरह से चल रही हैं, आगे जैसे चल रही हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश यही है कि इस इशू को अलाइव रख के PTI को ही मुल्क दुश्मन साबित कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ PTI का सोशल मीडिया इसका भरपूर जवाब दे रहा है, और जो पुराने क्लिप्स हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमाते हैं कि तुम 65 हारे, तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, तुम 71 हारे, तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, तुम कारगिल हारे, तुमने हड्डियों से कौम की गोश्त नोच लिया। तो ये तमाम बातें जब वो कहते थे फ़ौज के बारे में, तो सब याद करवा रहे हैं कि क्या नौरीन न्याजी ने इसके अलावा बात की। आप भी यही कह रहे थे वो जंगें आ रहे हैं, नौरीन न्याजी साहब ने भी कहा ये फिक्स्ड मैच है। तो इसमें और उसमें कितना फ़र्क है बात में। सब उनको याद दिला रहे हैं कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब फ़ौज के बारे में कहते रहे हैं, जो मरीम नवाज साहिबा के जलसों में नारे लगते रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है टाइप नारे, तो सोशल मीडिया उनका जो है वो भरपूर तरीके से काउंटर कर रहा है। और उनका कि देखें वो तो एक घरेलू औरत है, उनकी राय की कोई ख़ास अहमियत नहीं है इस हिसाब से, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो एक बाकायदा अपने फॉलोअर्स के लिए एक पॉलिसी बयान देता है जो उसकी बात होती है, या जो कौमी असम्बली में खड़े होकर मेंबर्स बात करें तो ज़ाहिर उनकी एक डिफरेंट बात होती है। तो अगर उनके बयानात पे कुछ नहीं हुआ तो फिर नौरीन न्याजी साहिबा के बयानात के ऊपर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। तो ये जी उनकी तरफ से जो है उसका पूरा दिफा किया जा रहा है। तो अब ये सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। फ़िलहाल तो एक खामोशी सी है इक़्तिदार के वानों में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।